तब तक कोई दूसरा आदमी आपके सुनने वाला नहीं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप लोग आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं और बहुत सारे साथी उनके समर्थक भी आए होंगे, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हैं। आप हमारे सबसे अपील है कि जहाँ से भी आने वाले हैं, जहाँ से भी रहने वाले हैं, आप लोग खाली इतने लोग संख्या में नहीं रुकना, इसको कई गुना ताकत में बदलना है, कई गुना बहुत नहीं करना है इसको। की तैयारी आप लोग जिला पंचायत की तैयारी में लगे हुए हैं। जिला पंचायत की तैयारी हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहां हमारे पार्टी के जिस पार्टी के साथ ही मजबूती से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, आपको जिद नहीं करना है। आपस में तालमेल बना करके जो हमारे जिले की कमेटी के लोग हैं सभी पार्टियों के, बैठ करके समझौता करके जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है। प्रधानी के चुनाव में जहां निर्विवाद है, जहां संकल्प मोर्चे का कोई एक ही कैंडिडेट है, वहां आपको इन्वॉल्व होना है। और जहां आपको लगता है कि हमारे संकल्प मोर्चा के बहुत सारे साथी हैं, वहां हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो साथी हैं, वहां उनको इन्वॉल्व नहीं होना है, वहां उनको दूरी बनाना है। पंचायत चुनाव लड़ते समय ये ध्यान रखना है, आपस में दूरी इतनी नहीं बढ़ानी है कि जो 10 महीने बाद 22 का चुनाव होने वाला है, फिर आपस में आप तालमेल बनाना चाहें तो बन न पाए। इसलिए आपको पूरी सावधानी के साथ पंचायत चुनाव को लड़ना है। जिला पंचायत में हम पूरी भूमिका हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की रहेगी, लेकिन प्रधानी में मैं बार बार कहता हूँ, आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो बातें जो हमारे शामिल घटक दल हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ। स्वाभाविक है कि कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन अच्छी मंशा के साथ, अच्छी नीयत के साथ। कि अगर भागीदारी पार्टी के साथी 10 आए हैं तो 10 हमको भी आना है, 15 हमको आना है, 20 हमको आना है। ये कंपटीशन होना चाहिए। ये भी कंपटीशन होता है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हम राजभर आ रहे थे, तो एक आदमी कह रहा था राजभर जिंदाबाद, तो दूसरा कह रहा था मेरे नेता का कम हो रहा था, उस दिन को जिंदाबाद। दूसरा कह रहा था तो राजभर जिंदाबाद। फिर तीसरा निकला नहीं, भागीदारी संगठन मोर्चा, तो भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, ये सब कंपटीशन होने चाहिए, लेकिन अच्छी नीयत के साथ, अच्छी भावना के साथ। स्वच्छ कंपटीशन अच्छा है कि अगर वो लोग 10 पहुंच रहे हैं तो हम लोग भी 10 पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि आज जैसे मैंने कहा कि आज भागीदारी संकल्प मोर्चा की वजह से हम इतने सारे लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को याद कर रहे हैं। अगर ये भागीदारी संकल्प मोर्चा रहा तो आप में से बहुत सारे लोग जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, विधायक बनेंगे। और अगर अगर ये बातें अंदर से बुरी भावना से कंपटीशन हो गया और मन में ये भावना हमारी दूषित हो गई, तो फिर हमारा फैसला गलत होने लगा। इसलिए कंपटीशन, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है। परीक्षा में बैठा एग्जाम देना, हमारे अच्छे नंबर आ जाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको दिल में बैठा करके चलना, उससे हमारा और हमारे मोर्चे का और हमारे आने वाली पीढ़ी का नुकसान है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि अगर जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी भी जिंदाबाद, राष्ट्रीय उदय पार्टी बाबूराम पाल भी जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति जी भी जिंदाबाद, और हमारे भिंद जी भी जिंदाबाद, और हमारे चौहान साहब भी जिंदाबाद, और हमारी श्रीमती कृष्णा पटेल और अपना दल भी जिंदाबाद।
और भी हमारे साथ साथी हैं, शामिल है लोग, रामकरण कश्यप जी भी है, वो भी जिंदाबाद। एक हमारे लोधी समाज के राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के अध्यक्ष हैं, लोधी समाज इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी कुंवर उदयवीर सिंह लोधी, उनका भी जिंदाबाद जमाए। और जब हम सब लोग मिलकर के जिंदाबाद बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और कि सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा का ही जिंदाबाद रहे तो बाकी लोगों के मन में क्या बैठे। अगर हमारे मन में ये आ जाए कि सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी भी जिंदाबाद तो फिर बाकी लोग क्या सोचें। अगर हमारे मन में आ जाए कि बाबूराम पाल जिंदाबाद तो फिर बाकी लोगों के मन में क्या बैठे। इसलिए सबका जिंदाबाद। जितने लोगों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, अगर हमें 7 नंबर सत्ता पर पहुंचना है, गरीब और कमजोर की, किसान की, मजदूर की, पिछड़े की, दलित की, अपनी माताओं बहनों की अगर हमें लड़ाई लड़ना है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद। और भागीदारी संकल्प मोर्चा सामने सभी पार्टियों की जिंदाबाद। की जो कानून है वो बहुत लंबी है, वो कमजोर के, गरीब के, किसान के हित में कतई नहीं, न देश के मजदूर के हित में है, ना गरीब के हित में है, ना किसान के हित में। और जो दूसरा कानून में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं साथ में आपको बता रहा हूँ। दूसरा कानून सरकार ने कहा कि हमने भंडारण की छूट दे दी। अभी तक हमारे देश में आवश्यकता से अधिक कोई भंडारण नहीं कर सकता। कोई दुकानदार जो गले का व्यापारी है, खाने पीने चीजों की जो दुकान करता है, वो जितने का लाइसेंस बना है उतना भंडारण कर सकता है, आवश्यकता से ज्यादा वो भंडारण नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार ने इस कानून में कहा कि कोई कितना भी भंडारण कर ले, कोई कितना भी अपने गोदाम में भर ले, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कानून को आप समझना थोड़ा। आपके बनारस में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आलू पैदा हुआ, यहाँ का 10-20 व्यापारी इकट्ठा होकर के आपके आलू सब खरीद लेगा किसान के, किसान को भंडारण कर नहीं पाएगा, वो अपनी फसल को रोक नहीं पाएगा। जो फसल पैदा करता है उसको बेटे की शादी करना है, बेटे की शादी करना है, कपड़े बनवाना है, पढ़ाना है, बीमारी है, तो बड़ी मुश्किल में फसल आती है, वो तुरंत बाजार में जाता है, वो तो रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो पैसे वाला व्यापारी है वो खरीद से करके जब्त कर लेगा, वो भर लेगा गोदाम में, और जब बाजार में कमी आ जाएगी तो उसको 10 गुना रेट पर बेचेगा। तो किसान को तो एक नुकसान हुआ कि उसकी फसल कम पैसे में खरीदी गई, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जिसको खाना है, वो कौन सा आदमी नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौकरी पेशे वाला हो, चाहे व्यापारी हो, सबको वो चीज महंगी मिलेगी, कई गुना रेट पर मिलेगी। ये दूसरा कानून। और तीसरा कानून है संकेत खेती। सरकार ने कहा कि हमारे किसानों के पास जमीनें बहुत कम रह गई हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जोत कम है, तो छोटे छोटे किसानों को मिला करके हम एक कंपनी बना करके, एक जो प्राइवेट कंपनी है उनको दे देंगे, एक समूह बना करके, ताकि वो आपको खाद बीज उपलब्ध कराए और उनकी मर्जी के मुताबिक आप खेती करें, आप अपनी खेती में मजदूरी करें। मैं आलू का ही उदाहरण दे रहा हूँ। मैं भी परसों फरुखाबाद गया था। फरुखाबाद में आलू बहुत लगा होता है। फरुखाबाद कन्नौज में 400 रुपया क्विंटल है इस समय। और जो उनका बीज था, जो उन्होंने बीज बोया, वो 3000 रुपया क्विंटल का है। 3 क्विंटल बीज लगता है, एक बीघे में 9000 का बीज लगा और 25 क्विंटल पैदावार हुई। लेकिन 25 क्विंटल को 400 रुपए में जोड़ लीजिए तो 10,000 रुपया का होता है। 3000 का तो उसका बीज लगा, खाद लगी, पानी लगी, मेहनत लगी, 9000 का बीज लगा, 10,000 का बिका। क्या करेगा किसान? अब ये आलू बड़े बड़े व्यापारी उसको बंद कर रहे हैं, गोदाम में भर रहे हैं, और यही आलू 2 महीने पहले आपको 70 रुपए किलो, 7,000 रुपया क्विंटल था, जो आज आपको 400 रुपया क्विंटल मिल रहा है। ये सरकार की साजिश है किसान को
गरीब और कमजोर है ही, उसको और गरीब और कमजोर बना देगा। ये कानून जो तीनों है चंद मुट्ठी भर लोगों को व्यापारियों के लिए बनाए गए। कहीं से भी किसान के, गरीब के, कमजोर के, मजदूर के, नौकरी पेशे के किसी के हित में नहीं है। अगर ये किसी के हित में है तो चंद मुट्ठी भर जो व्यापारी हैं बड़े बड़े उनके हित में। आज जो दिल्ली के बाजार में किसान भाई बैठे हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये तीनों कानून वापस ले लीजिए, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। जिस तरह हमारी फसल का जो दोगुना करना चाहते हैं आप मत करिए। श्रीमती कृष्णा पटेल जी जो अपना दलीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे बीच में आ गई है। तो जो किसान भाई दिल्ली के बाजार पर बैठे हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कानून वापस ले लें। 5 जून को कानून बना। हम भागीदारी संसद मोर्चा के जितने साथी हैं हम लोगों ने लखनऊ में बैठ करके तुरंत एक फैसला लिया कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये किसानों के खिलाफ कानून बना है, हमको इसके खिलाफ आंदोलन चलाना। लॉकडाउन था, धारा 144 लागू थी, सरकार की इजाजत नहीं थी कि 4 आदमी 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा हो। तो हम लोगों ने आप लोगों से अपील की कि 4 आदमी 5 आदमी मिल करके ही जिला कचहरी में, पटना मजिस्ट्रेट के यहाँ, जिला अधिकारी के यहाँ आप लोग ये सारी चीजों को लिख करके ज्ञापन दीजिए और कहिए कि ये कानून गरीब और कमजोर के खिलाफ है, हम इससे सहमत नहीं है, इसको वापस दें। और हम लोग, आप लोग, सब लोग मिल करके आप लोग लगातार 22 जून से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पटना मजिस्ट्रेट के यहाँ आप लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यही लड़ाई जो किसान भाई दिल्ली के किनारे बैठ करके लड़ रहे हैं। हम लोग सरकार से लगातार अपील करते हैं कि किसान हमारे सेना में है, फौज में है, जो देश के बॉर्डर में बैठ करके देश की सुरक्षा करते। मतलब मुट्ठी भर लोग ये कानून बनाने वाले हैं, उनका कोई बच्चा फौज में तिरंगे में लिपट करके नहीं आता। ये किसान का बच्चा है जो बॉर्डर में चीन रहे, पाकिस्तान के बॉर्डर में तिरंगे में लिपट करके आता है। इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि सरकार को अपने से छोड़ करके किसान और मजदूर की बात को मान सकते हैं। कभी किसान और नौजवान जवान आमने सामने नहीं हुआ। ये पहली सरकार है जब किसान एक तरफ खड़ा है और उसका बच्चा जो जवान है, पुलिस में है, सेना में है, उसके सामने उसको खड़ा कर दिया गया। लेकिन फिर भी हमारे जवान भी संयम से काम ले रहे हैं और हमारे किसान भाई भी संयम से काम ले रहे हैं। और मैं आप सबसे भी अपील करता हूं, हम शांतिप्रिय लोग हैं, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत हमें नहीं है। लेकिन आप जहां भी हैं आपकी सद्भावना उन किसान भाइयों के साथ होना चाहिए। जैसे आज से पौने 200 साल पहले हमारे लिए, हमें पता नहीं है कि हमारे लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए किसने संघर्ष किया, हमारी माताओं बहनों को, हमारे बच्चों को पढ़ाई का अधिकार कैसे मिला। जब हम बहुत खोज करते हैं तो महात्मा फुले की याद आती है, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, साहू जी को याद करते हैं। आज उसी तरह की लड़ाई में बॉर्डर पे बैठा किसान लड़ रहा है, जिसका बेटा पुलिस में है, सेना में है, वो सरकार सुनने का काम नहीं कर रही। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप सब लोग जहां भी हैं आपकी सद्भावनाएं उन किसान भाइयों के साथ होना चाहिए, आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर उन किसान भाइयों के साथ होना चाहिए। ईश्वर जय परमात्मा करे, भगवान बुद्ध की कृपा हो उसी से। और जहां भी आप हैं शांतिपूर्ण ढंग से जहाँ के भी रहने वाले हैं अपने गांव में बैठ करके संगोष्ठी करके ये जरूर जानिए कि किसान कानून क्या है। इसी लॉकडाउन में शिक्षा का कानून आया है, जिस दिन शिक्षा के कानून की लड़ाई पड़ेगी वो फिर देश में क्रांति होगी। शिक्षा का कानून ऐसा है कि देश का गरीब और कमजोर आदमी है, जो पिछड़ा है, दलित है, गरीब है,
वो शिक्षा का कानून ऐसा है जो उनको पढ़ाई लिखाई से रोकता है। सरकार का एक बच्चा बात सुनिए, जब देश कंगाल हो गया है, कुछ नहीं बचा है, तो सरकार ने एक नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत। उस आत्मनिर्भर की बात को गहराई से समझिए कि आत्मनिर्भर का अर्थ क्या होता है। जब आपका सब कुछ ले लिया गया, आपके पास कुछ नहीं बचा, जो मजदूर बेचारा काम करता था बाहर, अपने देश में एक शरणार्थियों की तरह जिंदगी व्यतीत करता था, बिना बताए लॉकडाउन कर दिया गया। महीनों 100,000 किलोमीटर चल के 1,000-1,500 किलोमीटर चल के किसान भाई रास्ते में पैदल आया। इस तरह की अप्रैल और मई में बहुत सारे हमारे भाइयों की जानें रास्ते में चली गई, बहुत सारे हमारे बहनों के बेटियों के रास्ते में बच्चे हुए और बहुत सारे बच्चे हमारे अनाथ हो गए। लेकिन उस 2 महीनों में सरकार को मजदूर की, गरीब के ध्यान नहीं है। और वो मजदूर और वो जो गरीब जो मजदूरी करने जाता है वो कोई और नहीं है, वो हमारा भाई है, अपना भाई है। हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है चाहे जितना बड़ा आदमी हो कि उसके परिवार का आदमी मजदूर ना, उसका रिश्तेदार मजदूर ना। लेकिन सरकार की नजर में उन 2 महीनों में मजदूर नजर नहीं आए। सरकार ये जानती थी कि जब वो लौट करके आ जाएंगे पैदल चल करके तो 5 किलो अनाज दे देंगे, कुछ को कॉलोनी दे देंगे, कुछ को गैस सिलेंडर दे दिया है, कुछ के खाते में 500 रुपया डाल देंगे, किसी को 2,000 दे देंगे, तो उतने में ये खुश हो जाएंगे। वो जानते हैं हमारी आदत को। चुनाव के मौके पर 2,000 रुपया तो खाते में आए थे, 2,000 रुपया में तो अपना ईमान और स्वाभिमान हमारा सफेद किया था। एक गैस सिलेंडर और चूल्हे में और कॉलोनी में ही तो हमारा मान सम्मान नहीं किया था। अगर हमारा जीवन और हमारे बच्चों का जीवन कॉलोनी से चल जाना है, गैस सिलेंडर चूल्हे से चल जाना है, 6,000 रुपया से चल जाना है, शौचालय से चल जाना है, तो फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हमको कॉलोनी मिले, हमारे बच्चे को भी मिल जाएगी, हमारी बहू को भी गैस सिलेंडर चूल्हा मिल जाएगा, उसको भी 6,000 मिल जाएगा, क्या करना है कुछ करने की, क्या जरूरत है बच्चों को पढ़ाने की, तो फिर ये आंदोलन हमारा किसी काम का नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी देश में रहते हैं, हमारा बच्चा और हम भी चाहते हैं कि सम्मान की जिंदगी जिए, हमारा बच्चा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने, दरोगा बने, सीओ बने, अगर आप ये चाहते हैं तो इसके बारे में भी फैसला करना। लेकिन अगर कानूनी और 6,000 रुपया में खुश है, 5 किलो अनाज में खुश है, तो फिर आगे की बात खत्म हो जाती है। मैंने एक दिन पूछा, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई कुछ शिक्षा के बारे में भी काम करो, कुछ रोजगार के बारे में भी काम करो। ये पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, सारी चीजें आप बेचे दे रहे हो। उन्होंने कहा कि हम 5 किलो अनाज को दे रहे हैं, चूल्हा भी दे रहे हैं, गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं, 6,000 रुपया दे रहे हैं, और क्या जरूरत है। और अगर ज्यादा जरूरत पड़े, पाप उनको लग जाए तो हम फ्री बसें चला देंगे, तो संगम नहा जाएंगे। और ज्यादा जरूरत होगी तो बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे। मैंने उनसे पूछा, यार वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी पढ़ाई का हक हो, शिक्षा जब आप प्राइवेट के हाथों में देने जा रहे हो तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, तो वो चाहते हैं कि शिक्षा सस्ती हो, बच्चों को रोजगार मिले, पढ़ाई का हक हो। उन्होंने कहा ना 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 भाई, पढ़ाई लिखाई अच्छी तो हमारा बच्चा करेगा, कप्तान और कलेक्टर तो उन्हीं का बच्चा बनेगा, डॉक्टर तो उन्हीं का बच्चा बनेगा। 5 किलो में 15 किलो अनाज ले लो, एक कॉलोनी के 2 कॉलोनी ले लो, एक सिलेंडर के 2 सिलेंडर ले लो, 6,000 के 12,000 ले लो। लेकिन ये बात मत करोगी रोजगार को, ये बात मत करोगी हमारा बच्चा भी पढ़े। ये पढ़ने का राइट तो हम ही को रहे। जो 200 साल पहले कानून था, उसी कानून को लागू करने की कोशिश में लगी हुई। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि अगर हमें चाहते हैं कि हम भी देश में रहते हैं, तो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, और खाली सरकारी नौकरियों में नहीं,
खाली सरकारी नौकरी